Hello everyone. Today we are going to study our next second chapter of class 7. The chapter name is New Kings and Kingdoms. In this chapter we will study about the new kingdoms that established from 750 CE to 1200 CE. इस चैप्टर में हम 750 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक जो भी किंगडम इमर्ज हुए उनके बारे में जानकारी लेंगे. मेजर किंगडम्स दैट इमर्ज आफ्टर पोस्ट गुप्ता पीरियड. पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद जो मेजर किंगडम इस्टेब्लिश हुए वो कुछ इस तरह से हैं. गुर्जर प्रतिहार किंगडम, पाला किंगडम, राष्ट्रकूटा किंगडम एंड चोला किंगडम. Look at the map. The map divided into two parts. First 500 to 750 CE, second 750 to 1000 CE. दो मैप दिए गए हैं. मैप फर्स्ट में आपको दिखाया गया है 500 से लेकर 750 तक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से रूलर्स थे. 750 से लेकर 1000 तक आपको दिखाया गया है कौन कौन से नए रूलर्स आ गए थे. इन्हीं नए रूलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इस मैप को अच्छे से देख लेते हैं. 500 से 750 तक कन्नौज एक प्लेस है जो रूल था हर्षवर्धन किंग से. हर्षवर्धन एक राजा था जिसके अंडर कंट्रोल में कन्नौज था. उस टाइम पर साउथ में देखिए चालुक्य किंगडम इस्टेब्लिश था और डीप साउथ में पल्लवा किंगडम इस्टेब्लिश था. यहाँ पे आप देख सकते हैं अरब्स एंटर्ड इन सिंध रीजन जो इंडिया में है, जो आज के पाकिस्तान में पड़ता है, उस एरिया में अरब की एंट्री हो गई थी. अरब आर्मीज़ वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई थी. अरब किंगडम इस्टेब्लिश हो गया था 500 से 750 तक के बात करते हैं इस मैप में. नाउ कम टू द मैप सेकंड. मैप सेकंड में आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न पार्ट में पाला डायनेस्टी इमर्ज हो गई थी. वेस्टर्न पार्ट में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी इमर्ज हो गई थी. कन्नौज वैसा का वैसा ही था. राष्ट्रकूटाज एंड चोलाज, यहाँ पे साउथ में देखिए दो डायनेस्टी चेंज हो गई है. एक जगह पे जहाँ पे चालुक्य था वहाँ पे राष्ट्रकूटा आ गए, जहाँ पे पल्लवाज थे वहाँ पे चोलाज आ गए. इनके बारे में हम डीप स्टडी करेंगे आगे. और यहाँ पे देखिए सिंध के एरिया में जो अरब्स थे जो इस्टेब्लिश हो गए सिंध में, वो इस टाइम पीरियड पे 750 से लेकर 1000 के टाइम पीरियड पे उन्होंने इंडिया में एंटर करने की कोशिश करी. जब उन्होंने इंडिया में एंटर होने की कोशिश करी तो उस टाइम पीरियड पे उनको रोकने का काम किया था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. ड्यूरिंग 7th सेंचुरी किंग स्टार्टेड गिविंग लैंड एज अ सैलरी टू हिज एम्प्लॉय. अब किंग के एम्प्लॉयज़ होते थे 750 देखिए 500 पीरियड से पहले जब गुप्ता डायनेस्टी थी तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को, जो उनके आर्मी कमांडर्स थे, उनके ऑफिसर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते थे, लोकल रूलर्स थे और ब्राह्मणास थे, उनको सैलरीज पे करते थे. सैलरी में वो गोल्ड कॉइन्स दिया करते थे. लेकिन गुप्ता डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी सी ख़राब होने लगी. बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, थोड़ी सी उसमें कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से रूलर्स थे धीरे धीरे अब वो कैश में सैलरी नहीं पे कर पा रहे थे. इसलिए उन्होंने 500 से 750 के टाइम पे स्टार्ट हो गया था कि लैंड हम एज अ सैलरी अपने एम्प्लॉयज़ को दे देंगे. फॉर एग्जांपल जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे पहले उनको सैलरी मिलती थी, अब उनको सैलरी नहीं मिलती थी, उसकी बजाय उनको मिलता था लैंड. आर्मी कमांडर्स, लोकल रूलर्स, इन सभी को लैंड एज अ सैलरी दिया जाता था. यहाँ पे कैश अब देना बंद हो गया था. ब्राह्मणास को भी कैश की जगह पे लैंड दिया जाता. ब्राह्मणास क्या काम करते थे ये भी हम आगे देखेंगे. दीज ऑफिशियल्स बिकेम बिग एंड पावरफुल लैंडलॉर्ड्स एंड नोन एज सामंताज. अब यही ऑफिशियल्स, जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स होते हैं जिनको लैंड एज अ सैलरी दिया जाता था, वो सभी आगे चल करके सामंताज कहलाए. वर्क ऑफ सामंताज. अब इन सामंताज के काम क्या होते थे? दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट टू देयर किंग्स एंड प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू द किंग. इन सामंताज के काम होते थे, इनको सैलरी नहीं मिलती थी, सैलरी के बजाय इनको लैंड दे दिया था किंग ने. अब इनके पास राइट था कि वो जो भी लैंड इनको मिला है उसमें जो भी टैक्स ओरिजन होगा वो सब ये कलेक्ट कर सकते हैं, इनको किंग को देने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन इसके बदले में इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये किंग्स के लिए प्रीसियस स्टोन्स लेके आएंगे एज अ गिफ्ट, ग्रेन्स लेके आएंगे, गोल्ड लेके आएंगे एंड वेपन्स उनको प्रोवाइड करेंगे एज अ गिफ्ट. प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू द किंग. और इनसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता था जब भी किंग किसी मिलिट्री कैंपेन में निकलेगा तभी अपनी आर्मी और बाकी लड़ाई के लिए जो भी सामान होते हैं, स्वॉर्ड्स, वेपन्स, ये सब उनको प्रोवाइड करेंगे. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. इमरजेंस ऑफ न्यू किंग्स. अब देखिए ये तो बात हो गई कि पुराने किंग्स थे वो अपने जो ऑफिशियल्स थे उनको सैलरी नहीं दे पा रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने लैंड देना शुरू कर दिया. जिनको लैंड मिला वो बाद में सामंताज बन गए, उनके काम भी हमने देखे. अब जो नए किंग्स थे, पुराने किंग्स तो थे ही, उसके अलावा जो नए किंग्स थे वो कैसे इमर्ज हो गए ये हम यहाँ पे देख लेंगे. बिग एंड पावरफुल सामंताज इमर्ज. अब आपने देखा किस तरह से सामंताज इमर्ज हुए. अब ये सामंताज धीरे धीरे बड़े सामंताज में कन्वर्ट हो गए. जैसे किसी को ज़्यादा लैंड मिलता हो, ज़्यादा सैलरी मिलती होगी तो उसे ज़्यादा लैंड मिलेगा, उसका टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होगा तो बड़ा और पावरफुल सामंत बन जाएगा. नए सामंत इमर्ज हो गए. सबसे पहले द सामंताज गेव देमसेल्फ टाइटल लाइक महासामंताज एंड महामंडलेश्वर. महासामंताज मतलब होता है मोस्ट पावरफुल सामंत. महामंडलेश्वर मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द रीजन, किसी एरिया का लॉर्ड या भगवान. तो इन्होंने अपने आप को बहुत बड़े बड़े टाइटल देना शुरू कर दिया जो बहुत बड़े और पावरफुल सामंताज हुआ करते थे.
द किंग बिकेम वीक एंड डिफीटेड बाय देयर सामंताज। अब इन सामंताज ने जब इनकी पावर बढ़ गई, धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि किंग से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए, तो उन्होंने अपने किंग को ही गद्दी से हटा दिया, उनको लड़ाई में हरा दिया, और इस तरह से सामंताज फिर नए किंग बन गए। इस तरह से नए किंग्स का इमर्ज हुआ। द सामंताज डिक्लेयर देमसेल्व्स एज अ न्यू किंग। फिर सामंताज ने अपने आप को न्यू किंग के रूप में डिक्लेयर कर दिया। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब होता है वंश, किसी एक ही फैमिली का रूलर अगर रूल करेगा तो उसको हम डायनेस्टी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल गुप्ता डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, इसमें जो भी रूलर्स थे वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। इसी तरह से यहाँ पे है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी किस तरह से इमर्ज हुई ये देखेंगे। राष्ट्रकूटाज वर ब्राह्मणाज, दे वर सबऑर्डिनेट्स टू चालुक्याज, ग्रेजुअली दे बिकेम मोस्ट पावरफुल सामंता, इवन मोर पावरफुल देन द किंग। अब सामंत राष्ट्रकूटाज ब्राह्मण्स थे कास्ट सिस्टम में, देवर सबॉर्डिनेट्स तो चालुक्य, सबॉर्डिनेट्स मतलब वही सामंताज या फिर उनके अंडर काम करने वाले ऑफिसर्स। ये चालुक्य किंगडम में सबॉर्डिनेट्स या सामंत का काम करते थे। ग्रेजुअली दे बिकेम मोस्ट पावरफुल सामंताज, इवन मोर पावरफुल देन किंग। धीरे धीरे किंग से भी ज़्यादा पावरफुल हो गए। दंतीदुर्गा वॉज द सामंता अंडर द चालुक्याज, ही डिफीटेड द चालुक्य रूलर एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द किंग। अकॉर्डिंग टू द सोशल बिलीफ एट दैट टाइम ओनली क्षत्रिय कुड बी द किंग, so he performed Hiranyagarbha sacrifice to get acceptance as a Kshatriya in the society. दंतीदुर्ग पहला राष्ट्रकूट रूलर सामंत था जिसने चालुक्याज रूलर को डिफीट करा और अपने आप को एज अ किंग डिक्लेयर कर दिया। अब उस टाइम पे सोशल बिलीफ ये हुआ करता था कि कोई भी ब्राह्मणाज जो है रूलर नहीं बन सकता, केवल क्षत्रिय कैटेगरी के लोग ही रूलर बनेंगे। अब उस सोशल बिलीफ को पूरा करने के लिए दंतीदुर्ग ने एक सेक्रीफाइस परफॉर्म करा जिसका नाम था हिरण्यगर्भ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब यज्ञ वगैरह कुछ परफॉर्म करा था, जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि कोई बाय बर्थ क्षत्रिय ना होते हुए भी उसे क्षत्रिय के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता था। तो इस तरह से वो क्षत्रिय बन जाता था और फिर रूल करने की अथॉरिटी उसके पास आ जाती थी और पीपल उसे एक्सेप्ट कर लेते थे एज अ किंग। तो इस तरह से हमने देखा राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इमर्ज हुई। नाउ कम टू द गुर्जरा प्रतिहार। गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में देख लेते हैं। गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ क्लियर नहीं है, फिर भी सम हिस्टोरियंस सेज दैट गुर्जराज वर फॉरनर्स, but according to the modern historians Gurjara was a group of people and where they settled down that place called the Gurjara kingdom। कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग गुर्जरा प्रतिहारा जो फॉरनर्स थे उन्होंने फॉरेन से आए थे, विदेश से आए थे, इंडिया में यहीं इस्टेब्लिश हो गए। लेकिन जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, आज के टाइम के हिस्टोरियंस जब स्टडी करते हैं गुर्जरा प्रतिहार को तो उन्हें ये पता चलता है कि वो लोग यहीं पे किसी प्लेस में रहते थे और जिस प्लेस में वो रहते थे उस प्लेस का नाम गुर्जर किंगडम रख दिया। हरिचंद्र वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुर्जरा प्रतिहारा किंगडम। गुर्जरा प्रतिहारा किंगडम को एस्टेब्लिश किया था हरिचंद्र ने, ही वॉज द फर्स्ट रूलर। बाय बर्थ ही वॉज ब्राह्मण बट ही गेन कंट्रोल ओवर प्रेजेंट डे गुजरात, राजस्थान etc। बाय बर्थ वो भी ब्राह्मण था लेकिन उसने अपनी पावर गेन करी, वहाँ के इस्टेब्लिश रूलर्स को हटाया होगा और इस तरह से आज के जो गुजरात और राजस्थान के एरिया है उस एरिया में उसने गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी को इस्टेब्लिश करा, किंगडम को इस्टेब्लिश कर लिया। गुर्जरा प्रतिहार डायनेस्टी स्टॉप द अरब्स एंड डिड नॉट अलाउ देम टू क्रॉस द सिंध रीजन। अब जैसा कि हमने पहले मैप में भी देखा था कि किस तरह से अरब्स ने एंटर करने की कोशिश कर दी 750 to 1000 इंडिया के अंदर, उस टाइम पे उनको रोका था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर्स ने। मैनी हिस्टोरियंस वर सरप्राइज दैट हाउ अरब्स कुड नॉट एंटर इन इंडिया वाइल दे वर कॉन्करिंग द किंगडम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हिस्टोरियंस को आज भी ये बात सरप्राइज करती है कि कैसे अरब रूलर्स को या अरब आर्मी को इंडिया में गुर्जरा प्रतिहार ने एंटर नहीं होने दिया, क्योंकि उस टाइम पे अरब आर्मीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी आर्मीज़ को कॉन्कर करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन इंडिया में उनको आगे बढ़ने से रोक दिया था गुर्जर प्रतिहार। एन अरब ट्रैवलर सुलेमान टोल्ड दैट मिहिर भोज वॉज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द इस्लाम इन इंडिया। एक अरब ट्रैवलर सुलेमान है, उसके अकॉर्डिंग मिहिर भोज जो कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का पावरफुल रूलर रहा था, उसको इस्लाम का सबसे बड़ा एनिमी बताया है इंडिया के अंदर। नाउ लेट्स सी द पाला डायनेस्टी। हमने देखा कैसे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी पावर में आई, हमने देखा कैसे गुर्जरा प्रतिहार के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग वो किस तरह से आए। अब हम देखेंगे पाला डायनेस्टी के बारे में। यहाँ पे पाला डायनेस्टी की हिस्ट्री के बारे में सबसे क्लियर तरीके से बताया गया। इन द मिडिल ऑफ 8th century पाल डायनेस्टी गेन पावर इन बंगाल रीजन, दे रूल्ड इन बंगाल ऑलमोस्ट 400 ईयर्स। 8th century में पाल डायनेस्टी बंगाल में अस्तित्व में आई और इसने लगभग 400 सालों तक बंगाल के एरिया में रूल करा। इन द मिडिल ऑफ 8th century देयर वॉज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन बंगाल। बंगाल रीजन में 8th century के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत प्रॉब्लम थी, पीस मेंटेन नहीं हो रहा था, कोई भी गवर्नमेंट का कंट्रोल कहीं पर नहीं था। टू मेंटेन पीस एंड डेवलपमेंट सामंताज ऑफ बंगाल रीजन अनैनिमसली चूज गोपाल एज देयर किंग। तो उस रीजन में जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर काम नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं था, जो पावरफुल सामंताज थे उन सब ने मीटिंग करी और उस मीटिंग में सबकी सहमति से
गोपाल को बंगाल रीजन का किंग सिलेक्ट कर लिया। गोपाल वॉज बिलोंग टू क्षत्रिय स्टेटस, ही वॉज ऑल्सो ए बिग सामंता बिफोर ही बिकेम द किंग। गोपाल क्षत्रिय स्टेटस से बिलोंग करता था और एक किंग बनने से पहले वो एक पावरफुल सामंत रह चुका था। गोपाल एंड हिज सक्सेसर फॉलोड द बुद्धिज्म, गोपाल बुद्धिज्म को फॉलो करता था और उसके सक्सेसर ने भी बुद्धिज्म को ही फॉलो किया। पाला डायनेस्टी ऑलवेज ट्राई टू गेन कंट्रोल ओवर द कन्नौज। अब कन्नौज आपको याद होगा, मैं फर्स्ट में हमने देखा था कि कन्नौज पे हर्षवर्धन का रूल था। हर्षवर्धन की डेथ के बाद गोपाल ने, जो पाल डायनेस्टी है, उसने वहाँ पर अटैक करे और कन्नौज को कंट्रोल करने की कोशिश करी। पाल डायनेस्टी के अलावा गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूटाज ने भी कन्नौज पे कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे अटैक करे थे। एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस किंगडम, अब इन 3 किंगडम्स में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब शासन प्रशासन का काम, रूल्स बनाने का, रूल इम्प्लीमेंट करने का मेन काम जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है वो हम देखेंगे। हु हैज़ द रूलिंग पावर, द किंग ऑफ दीज डायनेस्टीज क्लेम्ड दैट दे हैड डायरेक्ट एंड ऑल कंट्रोल ओवर द लैंड ऑफ देयर किंगडम्स। जो किंग्स थे वो क्लेम करते थे कि उनका पूरा और डायरेक्ट कंट्रोल है जो भी उनके किंगडम का पूरा लैंड है उसके अंदर। दे समटाइम्स गेव देमसेल्फ द टाइटल्स लाइक महाराजाधिराज एंड त्रिभुवन चक्रवर्ती टू शो ऑफ देयर पावर। अपनी पावर को दिखाने के लिए वो अपने आप को बड़े बड़े टाइटल्स दिया करते थे, जैसे कि महाराजाधिराज, राजाओं का राजा, एंड त्रिभुवन चक्रवर्ती, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड। लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड मतलब तीनों लोगों का स्वामी। तो ये अपने आप को बड़े बड़े टाइटल देते थे। इन सामंता सिस्टम द किंग कुड नॉट बिकम पावरफुल विदाउट द हेल्प ऑफ देयर सामंताज। ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्राह्मणाज, दे ऑल शेयर द पॉलिटिकल पावर विद द किंग। अब रूल करने की पावर को हम पॉलिटिकल पावर कहते हैं। ये पॉलिटिकल पावर केवल किंग में ही नहीं थी, ये पावर जो है डिवाइडेड थी। जैसे कि किंग के पास तो पावर थी ही, किंग के अलावा जो ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ट्रेडिंग करते थे उनकी ऑर्गेनाइजेशन, जो फार्मिंग करते थे उनकी ऑर्गेनाइजेशन, और ब्राह्मणाज की ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी जो है पॉलिटिकल पावर शेयर करते थे। लेट्स टॉक अबाउट रिसोर्सेज नाउ। किंग्स नीडेड रिसोर्सेज टू गेन पावर एंड टू रूल द किंगडम। अब जो नए किंग्स इमर्ज हुए या पुराने किंग थे, उनको अपने किंगडम में रूल करने के लिए पावर की ज़रूरत थी और ये पावर उनको मिलती थी रिसोर्सेज थे। अब वो रिसोर्सेज कौन कौन से थे जो किंग को ज़रूरी थे? ग्रेनरीज, फूड, वेपन्स, गोल्ड, प्रीसियस वेपन्स, प्रीसियस स्टोन्स, ईटीसी। जो भी चीज़ें हमारे पास हैं वो सब हमारे रिसोर्सेज जो हमारे काम आती हैं। तो किंग को वो सभी चीज़ें ज़रूरी थी जो किंग के काम आ सके, जैसे कि अनाज हो गया, हथियार हो गए, सोना चांदी, प्रीसियस स्टोन्स, ईटीसी। किंग्स यूज टू कलेक्ट रिसोर्सेज एज अ टैक्स फ्रॉम ट्रेडर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, आर्टिसंस, ईटीसी। अब किंग को रिसोर्सेज मिलते थे, एक तो हमने बताया था आपको सामंताज किंग को गिफ्ट प्रोवाइड करते थे, ये सारे रिसोर्सेज देते थे। उसके अलावा भी किंग को रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी और ये रिसोर्सेज वो कलेक्ट करता था एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। वो ट्रेडर्स से फॉर्म लेता था, टैक्स लेता था, फार्मर्स से टैक्स लेता था, हर्डर्स से टैक्स लेता था, आर्टिसन से टैक्स लेता था, इसी तरह से वो बाकी टैक्स भी लेता था। नाउ यूज़ ऑफ कलेक्ट रिसोर्सेज, हाउ दे यूज़ द रिसोर्सेज ऑफ कलेक्टेड रिसोर्सेज। जो रिसोर्स कलेक्ट किए उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता था, कैसे होता था। समटाइम्स किंग बिल्ड स्प्लेंडेड टेम्पल्स टू शो देयर पावर एंड वेल्थ। कभी कभी किंग अपनी पावर को शो ऑफ करने के लिए बड़े बड़े और भव्य शानदार मंदिर बनाया करते थे, इंडिया में टेम्पल्स बनाया करते थे। तो गोल्ड, मनी, ये सारा रिसोर्सेज वहाँ पे लगता था। रिसोर्सेज वर ऑल्सो यूज टू अटैक ऑन द अदर किंगडम्स टू गेट मोर रिसोर्सेज एंड टू गेन कंट्रोल ओवर द ट्रेडिंग रूल्स। अब जो रिसोर्सेज कलेक्ट हुए इसमें मनी है, गोल्ड है, वेपन्स हैं, उन सबको अपनी आर्मीज़ को एज अ सैलरी दिया जाता था और किंग फिर अपनी आर्मीज़ को लेकर के दूसरे किंगडम्स पर अटैक करता था, जिससे कि और ज़्यादा लैंड को कैप्चर कर सके और ज़्यादा रिसोर्सेज को अपने कंट्रोल में ले सके। उसके अलावा जो ट्रेडिंग रूट्स होते थे, ट्रेडिंग रूट्स उन रूट्स को कहा जाता है जहाँ से ट्रेडर्स ट्रैवल करते थे अपना सारा सामान लेके, उन रूट्स पर भी कंट्रोल करने के लिए वो आर्मी का यूज़ करता था। नाउ हु गॉट हायर पोजीशंस। अब हायर पोजीशन किसको मिलती थी? जो हाई पोस्ट पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी या कोई भी पोस्ट होती थी, वो कैसे किसको मिलती थी? किंग्स फैमिली पर्सन और हिज क्लोज्ड वन कैन ओनली गेट द हायर पोजीशन इन टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट एंड इवन इन द आर्मी। अब जो रिसोर्स कलेक्शन होता था, टैक्स कलेक्शन होता था, वो किंग्स अपने किसी विश्वास पात्र को ही देता था। इसलिए किंग्स का जो फैमिली मेम्बर होता था, किंग्स के जो क्लोज फ्रेंड्स होते थे, किंग्स के जो भी क्लोज लोग होते थे जिन पर भरोसा कर सके, उन्हीं को वो हायर पोस्ट देता था टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट में और आर्मी के अंदर भी। दीज हायर पोस्ट वर हेरिडेटरी। यह हायर पोस्ट जो होती थी हेरिडेटरी होती थी। हेरिडेटरी मतलब आनुवांशिक, कि जैसे अगर आपके पिताजी राजा हैं तो आप राजा बन जाएंगे उनके बाद, और अगर आपके पिताजी बड़े टैक्स कलेक्शन ऑफिसर हैं किसी किंगडम में तो उसके बाद आप कोई बड़ा टैक्स कलेक्शन ऑफिस का जो पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी। नाउ सी द प्रशस्तीज एंड द लैंड ग्रांट्स। व्हाट आर प्रशस्तीज एंड व्हाट आर लैंड ग्रांट्स? प्रशस्तीज वर स्पेशल इंस्क्रिप्शंस
written by Brahmanas on the copper plates. It contained written information about the rulers. प्रशस्ति एक स्पेशल इंस्क्रिप्शन होती थी जो कॉपर प्लेट्स पे लिखी जाती थी और उनको लिखा जाता था ब्राह्मणों के द्वारा। इसमें किंग्स से रिलेटेड बहुत सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती थी और इसमें लैंड ग्रांट्स की डिटेल भी होती थी, जो भी लैंड ग्रांट्स किसी को मिलते थे। अब लैंड ग्रांट्स क्या होता है? लैंड ग्रांट्स वर गिवन टू ब्राह्मणाज हु हेल्प द किंग इन एडमिनिस्ट्रेशन। लैंड ग्रांट्स को हिंदी में बोलते हैं भूमि अनुदान। जो दान में जो ज़मीन मिली है ब्राह्मणाज को, उन्हें लैंड ग्रांट्स कहा जाता था। और ब्राह्मणों को जो स्पेशली ज़मीन ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट्स मिलती थी उनको ब्रह्मदेय बोला जाता था। अब ये उन्हीं ब्राह्मण्स को ब्रह्मदेय मिलता था जो किंग के एडमिनिस्ट्रेशन में किंग की हेल्प करते थे। नाउ लेट्स सी अ यूनिक बुक, राजतरंगिणी। प्रशस्तीज एक इंपॉर्टेंट सोर्स थे जिससे हमें रूलर्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट राजतरंगिणी वॉज कंपोज बाय कल्हण इन 12th सेंचुरी। राजतरंगिणी एक स्पेशल बुक है जो 12th सेंचुरी में कल्हण नाम के राइटर ने लिखी थी। इन राजतरंगिणी कल्हण टॉक्ड अबाउट द हिस्ट्री ऑफ किंग्स दैट रूल्ड इन कश्मीर। राजतरंगिणी हमको बताती है कि जो रूलर्स थे जिन्होंने कश्मीर के एरिया में रूल करा था उनकी हिस्ट्री के बारे में बताती है। यूजुअली द हिस्टोरियंस एंड ब्राह्मणाज वॉज ट्राइड टू प्रेज द किंग इन ग्रीड ऑफ गुड रिवार्ड by their writing, but Kalana used to criticize the rulers in his composition and that made his book unique. नॉर्मली हम जो भी बुक्स देखते हैं जो ब्राह्मणाज ने लिखी, प्रीस्ट ने लिखी, वो किंग के अप्रेजल में लिखी थी, मतलब किंग की बढ़ाई करने के लिए या फिर किंग के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने के लिए लिखी थी। लेकिन ये जो कल्हणा ने बुक लिखी थी राजतरंगिणी 12th सेंचुरी में, इसने इसमें किंग्स और अब जो रूलर्स थे उस टाइम के, उनके वर्क को क्रिटिसाइज़ किया है। इसलिए ये बुक उस टाइम पर सबसे यूनिक बुक मानी जाती है। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, वॉरफेयर फॉर वेल्थ, पैसों के लिए लड़ाई। अब जो किंग्स थे वो एक दूसरे के पर अटैक क्यों करते थे? टू गेन मोर रिसोर्सेज। जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए था जिसमें और ज़्यादा फार्मिंग हो सके, एग्रीकल्चर हो सके और वहाँ से वो लोग टैक्स कलेक्शन कर सकें। प्रीशियस स्टोन्स उनको और ज़्यादा मिल सकें, ग्रेन्स मिल सके जिससे वो अपने आर्मी और अपने लोगों का पेट भर सकें, एंड वेपन्स कलेक्ट कर सकें। दूसरी आर्मी के वेपन भी कलेक्ट कर लेंगे तो उनके वेपन्स ज़्यादा हो जाएंगे और उनके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, वो किंगडम रिच हो जाएगा। वो रिच होने के लिए लड़ाई करते थे। These rulers were attack the splendid temples of enemy kingdom so that they could get money and gold. अब ये जो किंगडम थे एंशियंट मिडाइवल पीरियड में, ये एक दूसरे पर अटैक करते टाइम सबसे पहले इनका टारगेट रहते थे स्प्लेंडेड टेम्पल्स, क्योंकि बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए जाते थे। मैंने आपको बताया इससे पहले वाले टॉपिक में कि उन टेम्पल्स को अपनी पावर को शो ऑफ करने के लिए किया जाता था। वहाँ से बहुत ज़्यादा गोल्ड वहाँ पर मिलता था अटैक करने वाले किंगडम को और बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था, इसलिए उन लोगों का मेन टारगेट टेम्पल्स होते थे। The Gurjara Pratihara dynasty, the Pala dynasty and the Rashtrakutas dynasty were always fight for Kannauj. That is known as a tripartite battle. अब गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी 550 से लेकर 750 तक कन्नौज पे हर्षवर्धन नाम के राजा का राज था। उसकी डेथ के बाद कन्नौज पे रूल कौन करेगा? कन्नौज एक बहुत ही फर्टाइल जगह पे इस्टेब्लिश एक प्लेस था जहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल थी, क्रॉप ज़्यादा ग्रो होती थी, ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता था और वहाँ से बहुत सारे ट्रेडिंग रूट्स भी जाते थे जिससे ट्रेडर्स से भी किंगडम को टैक्स पेमेंट करते थे, जिसकी वजह से इन तीनों किंगडम्स ने उस एरिया को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे अटैक करे और आपस में लड़ते रहे। इनकी इसी बैटल को नाम दिया गया ट्राईपार्टाइट बैटल। इसका मतलब है त्रिपक्षीय युद्ध, जो 3 पार्टीज इसमें इन्वॉल्व थी, इसीलिए इसको बोला गया है ट्राईपार्टाइट बैटल। फॉरेन इन्वेजन। फ्रॉम 1000 to 1200 CE many Rajput kingdoms emerged in India and during this time India had to face continuous foreign invasion। 1000 तक हमने देखा किस तरह से इंडिया में 4 डायनेस्टीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन 1000 के बाद धीरे धीरे अब राजपूत किंगडम्स इमर्ज होने लगे थे, जिनमें सोलंकी डायनेस्टी, परमार डायनेस्टी, चौहान डायनेस्टी, तोमर डायनेस्टी ETC इस तरह की बहुत सारी डायनेस्टीज़ थी राजपूत में भी, वो इमर्ज होने लग गई थी। और इसी टाइम पीरियड में फ्रॉम 1000 to 1200 CE जो फॉरनर्स थे उन्होंने इंडिया में अटैक करना स्टार्ट कर दिए थे। सुल्तान महमूद अटैक्ड इन इंडिया ऑलमोस्ट एवरी ईयर फ्रॉम 997 to 1030 to get the gold and money. His main targets were the splendid temples in India. Example, attack on the सोमनाथ टेम्पल। सुल्तान महमूद ये अफ़गानिस्तान का एक रूलर था जिसने 997 से लेकर 1030 तक इंडिया में लगातार लगभग हर साल अटैक करे। इसका मेन जो रीज़न था ये गोल्ड और मनी के लिए इंडिया में अटैक करता था और इसके मेन टारगेट होते थे स्प्लेंडेड टेम्पल्स, जैसे कि सोमनाथ टेम्पल। गुजरात में सोमनाथ टेम्पल पर भी इसने अटैक करा था। मोहम्मद गोरी वॉज अनदर अफगान रूलर हु अटैक्ड इंडिया आफ्टर महमूद गजनी। अब जो सुल्तान महमूद था उसी को महमूद गजनी भी बोला जाता है क्योंकि वो अफगानिस्तान में गजनी एक जगह है वहाँ का रूलर था।
अब महमूद गजनी के बाद जो नेक्स्ट रूलर अफगान था मोहम्मद गोरी, उसने भी इंडिया में अटैक जारी रखे और उसका भी मेन रीज़न था गोल्ड और मनी कलेक्ट करना। गोरी अटैक्ड इन इंडिया फॉर सेवरल टाइम्स। In 1191 he attacked on Delhi, but he was defeated by the Rajput ruler Prithviraj Chauhan. In 1192 Gori came back with a very large army and defeated Prithviraj Chauhan. 1191 में गोरी ने इंडिया में अटैक करा और उस टाइम पे उसको हराया था चौहान डायनेस्टी के रूलर पृथ्वीराज चौहान ने। लेकिन उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर 1192 में गोरी ने फिर से अटैक करा। इस बार उसकी आर्मी ज़्यादा बड़ी थी और इस बार उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस तरह से फिर जो अफगान रूलर्स थे उन्होंने दिल्ली को कंट्रोल में कर लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अल-बरूनी। अल-बरूनी, हु वाज अल-बरूनी? अल-बरूनी वाज अ फॉरेन स्कॉलर हु केम इंडिया विद महमूद गजनी। जब महमूद गजनी ने इंडिया में लगातार अटैक करे 1997 से 1030 के बीच में, तो वो अपने साथ एक स्कॉलर इस्लामिक स्कॉलर जिसका नाम अल-बरूनी था उसको भी लेकर आया। स्कॉलर मतलब विद्वान होता है। Ghazni wanted to know more about India, so he ordered al-Baruni to collect the information about the Indian subcontinent. गजनी इंडिया में लगभग हर साल अटैक करता था, तो वो इंडिया के बारे में थोड़ा और जानना चाहता था, जिसके लिए उसने अल-बरूनी को ऑर्डर दिया कि वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। अल-बरूनी रोड डाउन अ बुक किताब अल हिंद इन अरेबिक। अल-बरूनी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था किताब अल हिंद और उसमें लैंग्वेज यूज़ करी गई थी अरेबिक लैंग्वेज, जिसमें उसने इंडिया के बारे में कलेक्ट सभी इंफॉर्मेशन को लिखा था। इन प्रेजेंट किताब अल हिंद बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब किताब अल हिंद, जिसमें उस टाइम पीरियड में इंडिया के बारे में सब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई थी, राइट डाउन करी थी अल-बरूनी ने, वो आज के हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बन गया है उस टाइम पीरियड की लाइफ स्टाइल और लोगों के बारे में जानने का इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। लेट्स टेक अ लुक इन चोला डायनेस्टी, ए क्लोजर लुक चोला। अब हमने देखा था कि 4 मेजर डायनेस्टीज़ इमर्ज हुई थी, गुर्जर, पतियार, पालास, राष्ट्रकूटास के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एक और डायनेस्टी थी चोला डायनेस्टी, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल डायनेस्टी हो गई थी, डीप साउथ में थी। इसके बारे में देखते हैं। चोलाज वर सबऑर्डिनेट टू पल्लवाज। आप मैप में देख सकते हैं, मैप 1 और मैप 2 में हमने आपको बताया था चालुक्यास जो रूलर्स थे चालुक्य किंगडम में, राष्ट्रकूटा सबऑर्डिनेट के रूप में काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी पावर बढ़ गई और उन्होंने अपना किंगडम इस्टेब्लिश कर लिया। उसी तरह से पल्लवाज रूल करते थे डीप साउथ में। पल्लवास किंगडम में चोलाज जो थे पल्लवास के सबऑर्डिनेट थे। दे वर द लोकल लॉर्ड्स और सामंताज ऑफ उरैयूर अंडर द पल्लवा किंगडम। साउथ में एक जगह पड़ती है उरैयूर, वहाँ पे वो लोग सामंत के रूप में काम करते थे अंडर द पल्लवा किंग्स। मुटरियार्स वर अनदर सबऑर्डिनेट टू पल्लवास। दे कंट्रोल द एरिया नियर द कावेरी डेल्टा। मुटरियार्स जो है चोलास की तरह ही पल्लवास के अंडर में सामंत फैमिली थी और ये कावेरी डेल्टा के आसपास के एरिया में रूल करते थे और वहाँ से जो भी टैक्स कलेक्शन होता था उसमें से जो भी गिफ्ट होता था ये पल्लवा रूलर को पहुँचाते थे। द चोला रूलर विजयालया चोला अटैक्ड एंड डिफीटेड द मुटरियार रूलर इन 9th सेंचुरी एंड इस्टेब्लिश द चोला किंगडम इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब साउथ के एरिया में कावेरी डेल्टा के आसपास के एरिया में चोला सामंत जो थे उनमें एक रूलर था विजयालया चोला। उसने मुटरियार रूलर्स या मुटरियार्स के एरिया पर अटैक करा, उनको डिफीट करा और उनके जो एरिया था उसको अपने एरिया में मिला लिया और अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर दिया। विजयालया डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट रूलर। विजयालया ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया और चोला डायनेस्टी को फॉर्म करा। आफ्टर विनिंग द एरिया नियर द कावेरी डेल्टा ही एस्टेब्लिश्ड अ सिटी कॉल्ड थंजावुर एंड मेड अ टेम्पल ऑफ निसंब सूदनी गॉडेस इन थंजावुर। कावेरी डेल्टा के आसपास मुटरियार फैमिली को डिफीट करने के बाद विजयालया चोला ने थंजावुर नाम की एक सिटी को इस्टेब्लिश करा और वहाँ पे उसने निसंब सूदनी देवी का एक मंदिर बनाया। लेट्स सी द एक्सपेंशन ऑफ द चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी कहाँ तक फैली थी, जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं। द सक्सेसर्स ऑफ विजयालया अटैक्ड ऑन अदर किंगडम्स एक्सपेंड द बाउंड्रीज ऑफ द चोला किंगडम। जो चोला किंगडम के जो सक्सेसर्स थे उसके बाद जो रूलर्स आए उन्होंने अपने आसपास के एरियाज़ पर अटैक करने जारी रखे और उन एरियाज़ को भी अपने किंगडम में मिलाना शुरू कर दिया। ग्रेजुअली द पार्ट्स ऑफ पल्लवा एंड पांड्या किंगडम्स बिकेम द पार्ट ऑफ चोला किंगडम। अब धीरे धीरे जो पल्लवा रूलर्स थे उनके किंगडम में जो पार्ट था और उसके आसपास नियर एरिया में पांड्याज रूलर्स थे उनके एरिया में जो भी लैंड था वो सब चोला किंगडम का पार्ट बना दिया गया। इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में देख लेते हैं। विजयालया वॉज द फाउंडर ऑफ चोला किंगडम। विजयालया जो चोला किंगडम का फाउंडर था वो एक इंपॉर्टेंट रूलर है। बट इन 985 राज राजा फर्स्ट बिकेम द किंग।
राजराजा वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ द चोला किंगडम। चोला किंगडम का सबसे पावरफुल किंग था राजराजा फर्स्ट। मोस्ट ऑफ द प्लेस ऑफ अदर किंगडम्स वर मर्ज्ड इन चोला किंगडम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राजराजा फर्स्ट। राजराजा फर्स्ट का जो काल था, जिस टाइम पीरियड पर उसने रूल करा, उसी टाइम पीरियड पे चोला किंगडम ने सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन करा था। राजेंद्र फर्स्ट वॉज अनदर पावरफुल रूलर ऑफ चोला डायनेस्टी। ही वॉज द सन ऑफ राजराजा फर्स्ट। Rajendra first continued the policies of his father. He also established a powerful navy and attacked in Sri Lanka and the other countries of Southeast Asia. राजेंद्र फर्स्ट ने अपने पिता की पॉलिसीज़ को ही फॉलो करा। उसने इस पावरफुल नेवी को इस्टेब्लिश करा, उसने श्रीलंका में अटैक करा और साउथ ईस्ट की कंट्रीज़ में भी अटैक करा। साउथ ईस्ट की कंट्रीज़ है थाईलैंड, ताइवान, इस तरह से जो भी कंट्रीज़ थी वहाँ पर अटैक करे। राजेंद्र फर्स्ट ऑल्सो अटैक नियर द गंगा रिवर। राजेंद्र फर्स्ट ने गंगा रिवर के एरियाज़ के आसपास के एरिया में भी अटैक करा। आप लोग देख सकते हैं ये पिंक एरिया जो दिखाया गया, इसमें वो सारे एरिया दिखाए गए हैं जहाँ पे राजेंद्र फर्स्ट ने अटैक करा था। ही बिल्ड द टेम्पल इन गंगई कोंड चोलपुरम। उसने गंगई कोंड चोलपुरम एक जगह है, वहाँ पे टेम्पल इस्टेब्लिश करा था और ये टेम्पल उसने गंगा रिवर पर अटैक करने के बाद बनाया था। लेट्स टॉक अबाउट द स्प्लेंडेड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। टेम्पल्स इन थंजावुर एंड गंगई कोंड चोलपुरम वर द आर्किटेक्चरल मार्वल्स। ये बहुत ही भव्य और शानदार तरीके से बनाए गए मंदिर थे जो थंजावुर में और गंगई कोंड चोलपुरम में बनाए थे चोला रूलर्स ने। टेम्पल्स एज अ सोर्स ऑफ कल्चर एंड सोशल एक्टिविटीज़। टेम्पल्स उस समय सेंटर हुआ करते थे कल्चरल एक्टिविटीज़ का भी और सोशल एक्टिविटीज़ का भी। कल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे जो वर्शिप करनी है, वर्शिप के जो भी तौर तरीके हैं, किस तरह से पूजा पाठ करनी है, कौन से गॉड और गॉडेसेस को पूजना है, ये सब कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में आता है। उसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़, जो भी सोशल इश्यूज़ होते थे टेम्पल्स के आसपास, लोग टेम्पल्स में आकर के उन सोशल इश्यूज़ को जो है डिस्कस करते थे। टेम्पल्स एज अ सेंटर ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। टेम्पल्स इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का भी सेंटर बन गए थे जिसमें सामान खरीदना और बेचना शामिल है। टेम्पल्स प्रोवाइडेड अ गुड एटमॉस्फेयर टू डू इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ लाइक मेकिंग क्राफ्ट एंड स्कल्पचर ऑफ डीटीज़ नियर द टेम्पल्स। अब टेम्पल्स एरिया के आसपास टेम्पल है तो वहाँ पे गॉड और गॉडेसेस की मूर्तियाँ भी चाहिए, तो मूर्तियाँ बनाने का काम क्राफ्ट पर्सन करते थे। माला बनाने का काम, माला बनाना और उसको बेचने का काम होता था। धूप अगरबत्ती ये सब बना रहा, उनको खरीदने और बेचने का काम भी होता था। इसीलिए हमने कहा है कि टेम्पल्स जो है वो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ का सेंटर बन गए थे। टेम्पल्स कल्चर एक्टिविटीज़ का सेंटर तो थे ही, क्योंकि वहाँ पे गॉड और गॉडेसेस की पूजा होती थी, ट्रेडिशन फॉलो किए जाते थे। उसके साथ ही साथ वो सोशल एक्टिविटीज़ का सेंटर भी थे, क्योंकि लोग वहाँ पर आके सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते थे। द टेम्पल्स वर गिवन लैंड एंड मनी बाय द रूलर्स एंड कॉमन पीपल। द डोनेशन वर यूज टू गिव सैलरी टू द प्रीस्ट एंड देयर टेम्पल स्टाफ। अब टेम्पल्स में सब कुछ हो रहा है, खरीदना बेचना, इकोनॉमिकल जो भी इकोनॉमिक्स का वो सेंटर हो गए थे, तो इसके लिए उन टेम्पल्स को पैसा भी चाहिए, क्योंकि टेम्पल्स में जो प्रीस्ट होते हैं उनकी सैलरी देनी है, टेम्पल्स के लिए जो लोग काम करेंगे उनको पैसा देना है, तो पैसा कहाँ से आता था? तो ये पैसा उनको मिलता था किंग्स जो भी डोनेशन देते थे एज अ लैंड ग्रांट मंदिरों को, टेम्पल्स को मिलता था, और जो कॉमन पीपल आकर के चढ़ावा चढ़ा के जाते थे। आज के टाइम में भी आप लोग देख सकते हैं कि कॉमन पीपल मंदिरों में दान देते हैं, जिससे वहाँ के जो प्रीस्ट होते हैं उनको सैलरी दी जाती है और अदर स्टाफ जो वहाँ पर काम करता है उनको भी सैलरी दी जाती है। द मनी वॉज ऑल्सो यूज टू परचेज द स्कल्पचर्स ऑफ डीटीज़ एंड अदर एसेंशियल थिंग्स। अब जो डोनेशन मिला उससे सिर्फ सैलरी नहीं दी जाती थी, उससे जो है डीटीज़ के अच्छे अच्छे स्कल्पचर्स या मूर्तियों को भी खरीदा जाता था, और जो भी एसेंशियल चीज़ें वहाँ पे होती हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं टेम्पल्स में पूजा पाठ करने के लिए, उनको भी खरीदा जाता था। ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स ऑफ चोला किंगडम और वर्ल्ड्स फाइनेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो ब्रॉन्ज से बने हुए मूर्तियाँ थी वो वर्ल्ड फेमस थी। चोला किंगडम में जो ब्रॉन्ज की स्कल्पचर्स बनाए जाते थे वो वर्ल्ड फेमस थे, क्योंकि वो वर्ल्ड्स फाइन्स ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स माने जाते थे। नाउ लुक एट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन चोला किंगडम। डेवलपमेंट ऑफ चोला किंगडम वॉज डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर। तमिलनाडु रीजन वॉज ओपनड अप फॉर द लार्ज स्केल कल्टिवेशन इन 5th-6th century. रिवर कावेरी ब्रोक इनटू सेवरल चैनल्स बिफोर फॉल्स इनटू बे ऑफ बंगाल। अब इसमें हम देखेंगे, आप लोग मैप में देख सकते हैं चोला किंगडम दिया हुआ है। चोला किंगडम में लास्ट में आप एक कावेरी रिवर को देखिए। कावेरी रिवर बहुत सारे चैनल्स में टूट गई है, उसके बाद वो बे ऑफ बंगाल में गिरती है, मतलब बहुत सारी रिवर्स में वहाँ पे डिवाइड हो गई है। इन्हीं बहुत सारी रिवर्स में डिवाइड होने की वजह से उसके आसपास के एरिया में जो है बहुत ही फाइन फर्टाइल सॉइल कलेक्ट हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बन गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे राइस कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता था। द बैंक्स ऑफ द सेवरल चैनल्स वर डिपॉजिटेड फर्टाइल सॉइल बाय द रिवर एंड द मॉइस्चर प्रोवाइडेड इनफ मॉइस्चर फॉर द राइस कल्टीवेशन इन द रीजन। 2 क्रॉप्स वर ग्रोन इन पार्ट्स ऑफ किंगडम। चोला किंगडम में साल में 2 क्रॉप्स उगाई जाती थी।
मेथड्स ऑफ इरीगेशन, अब कौन कौन से मेथड्स एग्रीकल्चर के यूज़ किए जाते थे? वेल्स वर डग, वेल्स खोदे जाते थे, वेल्स कुएँ बनाए जाते थे जिसमें वाटर, रेन वाटर को स्टोर कर लिया जाता था, और जब भी एग्रीकल्चर में के वर्क में वाटर की ज़रूरत होती थी तो वहाँ से वाटर को ले आया जाता था। आर्टिफिशियल कैनल्स, आर्टिफिशियल कैनल्स बनाए जाते थे, जो नहरें बनाई जाती थी खुदाई करके, जिससे कि रिवर्स से जो भी वाटर फ्लो हो रहा है वो नहरों के ज़रिए हमारे खेतों तक पहुंच जाए। ह्यूज टैंक्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर, बड़े बड़े टैंक्स, तालाब बनाए जाते थे जिसमें कि रेन वाटर को कलेक्ट कर सकें और उसको एग्रीकल्चर यूज़ और अदर यूज़ में ले सकें। नाउ लेट्स सी द चैलेंजेस ड्यूरिंग दीज एक्टिविटीज़। अब वेल्स डग करने हैं, टैंक्स डग करने हैं और कैनाल्स बनाने, इन सब के लिए लेबर की ज़रूरत है। तो लेबर्स को संगठित करना ये सबसे बड़ा चैलेंज था, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लेबर्स। ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है हमें, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, हमें कितना पैसा चाहिए, ये सब कुछ कलेक्ट करना है। मेंटेन द वर्क, जो काम हो गया है उस काम को मेंटेन रखना है कि कुछ ख़राब ना हो जाए। डिसाइडिंग हु वुड गेट हाउ मच वाटर, अब सारा काम होने के बाद ये डिसाइड करना है कि किसके फील्ड में कितना वाटर सप्लाई जाएगा। ऐसा ना हो कि किसी किसान के खेत में ज़्यादा वाटर सप्लाई चलेगी और किसी के खेत में कम चला गया। तो ये सब सारे चैलेंजेस थे एग्रीकल्चर वर्क में। नाउ लुक एट द एडमिनिस्ट्रेशन इन चोलास किंगडम। हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेशन, ऊपर जो 3 किंगडम्स थे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इजी था, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पावरफुल था। इसमें हम सबसे पहले देख लेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स। हमने बात करी थी जो किंग्स था वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्राह्मणास के साथ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स के साथ अपनी पॉलिटिकल पावर को शेयर करता था। अब उसका एग्जाम्पल हमें यहाँ पे मिलेगा कि कैसे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स, विलेज वॉज कॉल्ड उर, विलेज जो थे उनको उर बोला जाता था। ए ग्रुप ऑफ विलेजेस वॉज कॉल्ड नाडू, और बहुत सारे विलेज जो एक ग्रुप में उनको कलेक्टिवली बोला जाता था नाडू। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म सम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ लाइक प्रोवाइडिंग जस्टिस एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। अभी नाडू का काम क्या होता था? नाडू और जो विलेज काउंसिल होती थी उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता था जस्टिस प्रोवाइड करना लोगों को और टैक्स कलेक्शन करके रिपोर्ट राजा को पहुँचाना। रिच फार्मर्स ऑफ वेल्लाल कास्ट हैड गुड कंट्रोल ओवर द वर्क ऑफ नाडू। अबे नाडू जो कि बहुत ही पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे थे, उनमें किनका कंट्रोल था? उनमें वेल्लाल फार्मर्स, वेल्लाल एक कास्ट है, वेल्लाल कास्ट के फार्मर्स का नाडू में बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। द वर्क ऑफ वेल्लाला वॉज डायरेक्टली सुपरवाइज बाय द रूलर्स। वेल्लाल कास्ट के जो फार्मर्स थे उनके वर्क को डायरेक्ट सुपरवाइज करते थे रूलर्स। इसका मतलब जो वेल्लाल कास्ट के लोग थे वो सिर्फ रूलर्स को आंसरेबल थे, किसी और को नहीं, इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप वहाँ पे नाडू के वर्क में होता था। The Chola rulers believed in Vellala and gave them some important position in central government of the kingdom. चोला रूलर्स जो थे, मैंने आपको बताया था कि जो रूलर्स थे वो अपने जो क्लोज लोग होते थे उन्हीं को हाई पोजीशन देते थे। तो चोला रूलर्स का विश्वास वेल्लाल कास्ट के फार्मर्स पे बहुत ज़्यादा था, इसलिए उनको किंगडम्स में हाई पोजीशन भी प्रोवाइड करते थे। These rich farmers were also given the titles by kings मूवेंदलन एंड अरैयार। अब किंग्स जो थे इन वेल्लाल कास्ट के फार्मर्स को, रिच फार्मर्स को कुछ टाइटल्स भी दिया करते थे, जैसे कि मूवेंदलम, एवेलन और पीजेंट सर्विंग द 3 किंग्स। मूवेंदलम मतलब होता है वो किसान जिसने 3 राजाओं की सेवा की हो, एंड अरैयार, अरैयार मतलब चीफ या फिर प्रमुख। नाउ लेट्स सी द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्राह्मणास। ब्राह्मणास की जो ऑर्गेनाइजेशन थी उनका काम क्या होता था? अभी हमने देखा कि फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती थी। फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन विलेज एरिया में जस्टिस प्रोवाइड करने का, टैक्स कलेक्शन करने का, पीस मेंटेन करने का काम करती थी, जिसमें वेल्लाल कास्ट के फार्मर्स का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस होता था। अब हम देखेंगे वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्राह्मणास। ब्राह्मणास वर गिवन द लैंड ग्रांट्स बाय द चोला किंग्स एंड दैट लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मणास नियर द रीजन ऑफ कावेरी डेल्टा। चोला किंग्स ब्राह्मणास को बहुत ज़्यादा लैंड ग्रांट्स देते थे, भूमि अनुदान में देते थे, जिसकी वजह से ग्रीड में आकर के बहुत सारे ब्राह्मण्स कावेरी डेल्टा के आसपास इस्टेब्लिश हो गए। जब उनको लैंड ग्रांट मिल गया तो वो वहीं पे इस्टेब्लिश हो गए। ब्राह्मणा रिसीव्ड अ लार्ज नंबर ऑफ लैंड ग्रांट्स दैट वाज आल्सो कॉल्ड ब्रह्मदेव। ब्राह्मणास, बहुत सारे ब्राह्मणास को बहुत सारे लैंड ग्रांट्स में चोला रूलर्स ने दिए, और जो भी चोला रूलर जब लैंड ग्रांट ब्राह्मणास को देता था तो वो ब्राह्मणास को दिए गए लैंड ग्रांट को बोला जाता था ब्रह्मदेव, जो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला दान है। एवरी ब्रह्मदेव वॉज लुक आफ्टर बाय एन असेंबली और सभा ऑफ द बिग लैंड होल्डर ब्राह्मणास। जो भी ब्रह्मदेव है, जो भी लैंड ग्रांट में किसी ब्राह्मण को मिली है, वो सारा टोटल लैंड ग्रांट एक असेंबली होती थी ब्राह्मणास की, जिसको सभा भी बोला जाता है। जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स जो ब्राह्मणास हैं उनके कंट्रोल में वो असेंबली होती थी। वही सभी जितने भी ब्राह्मणास को ब्रह्मदेव मिला हुआ है उन सब के लैंड को
सुपरवाइज करते थे, वहाँ पे जो भी सारे काम एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज करते थे। द एसोसिएशन ऑफ पावरफुल ब्राह्मणास मेड डिफरेंट कमिटीज़ to do different works and inscribe their decision on the hard surface but often on temple walls। तो जो एसोसिएशन, ये जो एसोसिएशन संगठन है जो ब्राह्मणास का, जो सभी ब्राह्मण की सुपरवाइज करता था, वहाँ पे उनकी देखभाल करता था, जो भी लैंड मिला हुआ है, उसने जो है कमेटीज़ बनाई हुई थी। ये असेंबली ने कमेटीज़ बनाई हुई थी। हर कमेटी में अलग अलग ब्राह्मण था और हर कमेटी का काम अलग अलग काम को थे। फॉर एग्जांपल एक कमेटी बना दी जो कि वाटर रिसोर्सेज या वाटर सप्लाई को की देखरेख करेगी ब्रह्मदेव वाले एरियाज़ में। दूसरी कमेटी बना दी वो रोड मेंटेन करने के काम को देखेगी। तीसरी कमेटी बना दी जो अदर डेवलपमेंट वर्क को देखेगी। चौथी कमेटी बना दी जो एजुकेशन सिस्टम को देखेगी। पांचवी कमेटी बना दी जो कि पार्क वगैरह मेंटेन करेगी ब्रह्मदेव के लैंड में। ओनली इनका काम केवल ब्रह्मदेव के एरिया में काम करना था ब्राह्मणास की ऑर्गेनाइजेशन का। और ये लोग अपने डिसीजन को इंस्क्राइब भी कर देते थे कि जो भी एसोसिएशन डिसीजन ली थी उसको इंस्क्रिप्शन में लगा दी जाएगा, जिससे ब्रह्मदेव के अंदर आने वाले सभी लोगों को इस एसोसिएशन के डिसीजन के बारे में पता चल जाए। प्रायः ये लोग जो है ज़्यादातर टाइम ये लोग टेम्पल्स की वॉल्स पे अपने डिसीजन को इंस्क्राइब कर देते थे। लेट्स सी द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स। अब ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन भी होती थी और ये क्या काम करती थी। द एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स वॉज नोन एज नगरम। ट्रेडर्स की जो एसोसिएशन होती थी उसको नगरम नाम से जाना जाता था चोला एम्पायर में, क्योंकि ये सिटी एरिया में काम करती है, सिटी को नगर बोला जाता है। दे लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ इन सिटीज़। अब जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ और फार्मर की ऑर्गेनाइजेशन विलेज एरिया में देखती थी, ब्राह्मणास की ऑर्गेनाइजेशन ब्रह्मदेव के एरिया में जो काम करती थी, वही काम नगरम जो है सिटी एरिया में करती थी। दे लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ इन सिटीज़। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में मतलब जो भी रूल्स बन गए हैं उसको फॉलो करवाना है या फिर कौन से रूल बनाने हैं, ये सब काम नगरम सिटीज़ के एरिया में करते थे। एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स, ब्राह्मणास एंड ट्रेडर्स शेयर द पॉलिटिकल पावर विद द किंग। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन, ब्राह्मणास की ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडर्स की ऑर्गेनाइजेशन भी पॉलिटिकल पावर शेयर करते थे। पॉलिटिकल पावर मतलब इनके पास रूल करने की पावर थी। ये लोग रूल बना सकते थे और उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकते थे। हमने देखा कि किस तरह से नाडू विलेज एरिया में रूल बनाती थी और उनको इम्प्लीमेंट करती थी, जस्टिस प्रोवाइड करती थी, टैक्स कलेक्शन करती थी। वही काम ब्राह्मणास ब्रह्मदेव के एरिया में ब्राह्मणास ने अपनी असेंबली बना करके किया था और वही काम नगरम ने सिटी एरिया में अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना करके किए थे। सो दैट वुड बी इनफ फॉर टुडे। मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।